हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज काफ़ी दिनों के बाद हम लोग फिर से अपनी इस क्लास में उपस्थित हुए हैं और मैं आप लोगों की जो क्लासेस करवा रहा हूँ वो शिक्षा शास्त्र की क्लासेस करा रहा हूँ। और शिक्षा शास्त्र में मैंने आप लोगों को शिक्षा दर्शन और शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन कराना शुरू किया है। और हम लोगों ने इन दोनों विषयों में 15-16 क्लासेस जो है कर ली। शिक्षा दर्शन की भी 15-16 क्लासेस हम लोगों ने कर ली है और शिक्षा मनोविज्ञान की भी 15-16 क्लासेस हम लोगों ने कर ली। मैं आप लोगों की जो क्लासेस करवा रहा हूं, मैंने आप लोगों को बताया है कि ये जो क्लासेस है आपकी बीएड के स्टूडेंट के लिए, एमए के स्टूडेंट के लिए, एमएड के स्टूडेंट के लिए और साथ साथ यूजीसी नेट के जो शिक्षा शास्त्र विषय की परीक्षा देने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और इन क्लासेस को कर लेने के बाद जो है आप जब भी किसी परीक्षा में बैठेंगे, जो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो आपको इनसे काफ़ी मदद मिलेगी। इसलिए आप लोग इन सारी क्लासेस को अच्छे तरीके से देखा करिए और इनका नोट्स भी बना लिया करिए, क्योंकि नोट्स जब आप बनाए रहेंगे तो आपको परीक्षा के पहले जो है रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी। मैंने आप लोगों को शिक्षा दर्शन की पिछली जो क्लास थी उसमें भारतीय दर्शन के कुछ महत्वपूर्ण जो दार्शनिक हैं उनका अध्ययन कराया था, जिसमें हम लोगों ने महात्मा गांधी जी के शिक्षा दर्शन के बारे में पढ़ा, स्वामी विवेकानंद जी के शिक्षा दर्शन के बारे में पढ़ा, फिर रविन्द्रनाथ टैगोर जी के शिक्षा दर्शन के बारे में पढ़ा। तो इसी तरीके से आज की क्लास में हम लोग जो है एक महत्वपूर्ण शिक्षा दार्शनिक के रूप में जाने जाने वाली, अपने देश में महिलाओं की शिक्षा के लिए, दलितों की शिक्षा के लिए अच्छे तरीके से काम करने वाली भारत की पहली महिला आधुनिक शिक्षिका जिसको कहा जाता है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। और जैसा कि उनका नाम आप लोग जानते हैं, उनका नाम क्या है? सावित्रीबाई फुले। तो हमें आज की क्लास में सावित्रीबाई फुले के शिक्षा दर्शन के बारे में अध्ययन करना है और देखना है कि इन्होंने अपने शिक्षा दर्शन में किन किन चीज़ों के बारे में बताया है और उनके अनुसार अपने देश की शिक्षा व्यवस्था में किस तरीके के बदलाव होने चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें शामिल की जानी चाहिए, सारी चीज़ें आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो हमारी ये जो शिक्षा दर्शन की 17वीं क्लास है और ये क्लास आपको मैंने अभी बताया कि बीएड, एमएड, एमए, यूजीसी नेट के पेपर 2 के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू किया जाए और इस चीज़ को अच्छे तरीके से अध्ययन किया। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को कुछ और चीज़ें बताना देना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे इस चैनल का जो एक एप्लीकेशन भी है आप लोगों को वो प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, इसी नाम से है, दीपक कुमार सर ऑफिशियल के नाम से। जब आप उसको डाउनलोड करेंगे तो उसमें बहुत सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनके मुफ्त में सिलेबस आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको। उसके साथ साथ बहुत ऐसी जो कोर्सेज हैं जैसे रेलवे की, पुलिस की, एसएससी की, तो इन सब चीज़ों को मैंने आप लोगों के लिए बहुत किफ़ायती दाम में, बहुत कम मूल्य में उस पर उपलब्ध कराया है। तो आप लोग इन सारी चीज़ों का भी फ़ायदा उठाइए और आपके जो परिचित दोस्त हैं, जो मित्र हैं, जो सहपाठी हैं, उनको भी इनके बारे में बताइए। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताइए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को जो भी चीज़ें उपलब्ध कराई जा रही हैं उसका आपसे किसी भी प्रकार का कोई मूल्य नहीं लिया जा रहा है। सारी चीज़ें आप लोग को मुफ्त में उपलब्ध कराई जा रही हैं। तो इन सारी चीज़ों का आप लोग लाभ जरूर उठाइए, ठीक है? तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हाँ देखिए, जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा है यहाँ पर, ये जो हमारी क्लास है वो शिक्षा शास्त्र की क्लास है और शिक्षा शास्त्र में हम लोग जो भी चीज़ें अध्ययन कर रहे हैं वो एमए और एमएड के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा अदर एग्जाम में जैसे मैंने आप लोग को बताया कि बीएड के स्टूडेंट के लिए और यूजीसी नेट पेपर 2 के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र के साथ साथ जो है दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी का भी जो है कोर्स कर रहे होंगे, अध्ययन कर रहे होंगे, चाहे उनका बीए में हो, एमए में हो, तो उनके लिए भी बहुत सारे जो टॉपिक हैं वो काम लायक हैं, उपयोगी। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास का टॉपिक क्या है? भारतीय शैक्षिक दार्शनिक सावित्रीबाई फुले, यानी हमको सावित्रीबाई फुले के बारे में अध्ययन करना है। ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये जो है एक महान जो है समाज सेविका थी, समाज सुधारिका थी और ये जो है ज्योतिबा फुले की पत्नी भी थी, जो एक महान समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं और उनको महात्मा की उपाधि से विभूषित किया गया है। तो इनके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय हम लोग देख लेते हैं कि सावित्रीबाई फुले जो है ये 1831 ईस्वी में जन्म ली थी और इनका 1897 ईस्वी में देहांत हो गया था। इनको भारत की प्रथम महिला शिक्षिका, समाज सुधारक, कवित्री और नारी शिक्षा की अग्रदूत के रूप में जाना जाता है। इन्होंने अपने पति ज्योतिराव फूले के साथ मिलकर 1848 ईस्वी में
महाराष्ट्र के पुणे में बालिकाओं के लिए सबसे पहले एक विद्यालय आरंभ किया था। इस विद्यालय को आरंभ करने में इनके कुछ पति के जो मित्र थे उन लोगों ने मदद की थी, जिसमें सबसे प्रमुख सहयोगी में उनके दोस्त उस्मान शेख की बहन फातिमा शेख, इसके अलावा शगुनाबाई क्षीरसागर, यशवंत राव इत्यादि लोगों ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। यानी इन लोगों ने इनका साथ दिया और इनके सहयोग से इन्होंने जो है ये शिक्षा व्यवस्था को शुरू किया था और अपने क्षेत्र में इस सब को फैलाया था। इनका जो संपूर्ण दर्शन है वो शिक्षा को क्या करने के लिए है, सामाजिक मुक्ति का सशक्त साधन बनाता है। यानी इनके द्वारा कहना था कि शिक्षा जो है किसी भी व्यक्ति को, किसी भी समाज को जो विभिन्न प्रकार के बंधन होते हैं उनसे मुक्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। अगर कोई व्यक्ति शिक्षित हो जाता है तो वो सामाजिक जो बंधन है, सामाजिक आडंबर हैं, जो विभिन्न प्रकार की कुरीतियां हैं, उनसे बाहर निकलने में सफल हो पाएगा। सावित्रीबाई फुले के देखिए प्रमुख शैक्षिक विचार कौन कौन से थे, आपको एग्जाम में पूछा जाता है, एमए के एग्जाम में भी पूछा जाता है, एमएड के एग्जाम में भी पूछा जाता है। जब आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कुछ टीचर पूछ लेते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आपके क्वेश्चन पेपर में आता है। तो सबसे पहला इनका देखिए शैक्षिक विचार क्या था कि नारी शिक्षा का अनिवार्य अधिकार, यानी इनके द्वारा कहा गया कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार दिया जाना चाहिए और वो अधिकार कैसा होना चाहिए, अनिवार्य रूप। यानी इनका मानना था कि स्त्री शिक्षा के बिना समाज प्रगति नहीं कर सकता। यानी समाज में केवल पुरुषों को शिक्षा देने से नहीं होगा समाज का विकास, बल्कि उसमें महिलाओं को भी शिक्षित करना होगा। शिक्षा से स्त्रियों में आत्मसम्मान, निर्णय क्षमता और सामाजिक भागीदारी विकसित होती है। इनका कहना था कि अगर एक महिला शिक्षित होगी, उसको शिक्षित किया जाएगा, शिक्षा प्रदान किया जाएगा, तो उसके अंदर आत्मसम्मान, निर्णय लेने की क्षमता और सामाजिक भागीदारी विकसित होगी। इससे क्या होगा कि महिलाओं का जो है सशक्तिकरण होगा और सर्वांगीण रूप से विकास भी होगा। जैसे उदाहरण के लिए बालिकाओं के लिए इन्होंने अलग विद्यालय खोला और सरकार से भी अपील की कि महिलाओं के लिए, पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए, दलितों के लिए विद्यालय खोलने में सरकार मदद करे और इस तरीके के कार्य जो है सरकार के द्वारा भी किए जाए। इन्होंने घर घर जाकर लड़कियों को पढ़ने के लिए प्रेरित करने का भी कार्य किया। हालांकि इस कार्य के लिए इन्हें बहुत ज़्यादा प्रताड़ित भी होना पड़ा, लोगों के द्वारा बहुत सारी बातें सुननी पड़ी, इनके वो अपने घर से निकाल दिया गया, ये सारी चीज़ों को इनको झेलना पड़ा था। दूसरा देखिए इनका शिक्षा विचार क्या है, समानता एवं सामाजिक न्याय पर आधारित शिक्षा। यानी इनका कहना था कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए, समान तरीके से होनी चाहिए और सामाजिक न्याय पर आधारित होनी चाहिए। यानी समाज में सभी लोगों को एक समान शिक्षा दी जानी चाहिए और समाज में किसी के साथ ऊंच नीच के आधार पर अन्याय नहीं किया जाना। जैसे शिक्षा को जाति, वर्ग, लिंग और धर्म से ऊपर होना चाहिए। इनका कहना है कि शिक्षा में किसी भी प्रकार के भेदभाव की जगह नहीं होनी, चाहे वो भेदभाव जाति के आधार पर हो, चाहे वर्ग के आधार पर हो, चाहे लिंग के आधार हो, चाहे धर्म के आधार, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने कहा कि वंचितों को, दलितों को और शोषित वर्गों को मुख्य धारा में लाना शिक्षा का लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि ये जो समाज के लोग हैं ये शिक्षा की मुख्य धारा से बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। तो इनको भी मुख्य धारा में जब तक नहीं लाया जाएगा तब तक समाज का, राज्य का, देश का विकास सही तरीके से नहीं हो पाएगा। जैसे उदाहरण के लिए शूद्र और अति शूद्र बच्चों के लिए विद्यालय खोले जाएं, भेदभाव के विरुद्ध सार्वजनिक अभियान चलाए जाए। इन्होंने कहा कि इस प्रकार के जो बच्चे हैं, दलितों के, पिछड़ों के, इनके लिए विद्यालय खोले जाएं और इन विद्यालयों में भेदभाव न किया जाए, इसके लिए सार्वजनिक रूप से अभियान चलाया जाए, निगरानी की जाए कि ऐसा किसी के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार ना हो। ठीक है, तो दूसरी चीज इनकी ये थी। तीसरा जो है इनका शैक्षिक विचार महत्वपूर्ण क्या था कि व्यवहारिक और जीवनोपयोगी शिक्षा। यानी इनका कहना था कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो व्यवहार में उपयोग की जा सके, जीवन में उसका कुछ उपयोग हो। ऐसी शिक्षा न दी जाए जिसका कोई महत्व ही ना हो, किसी काम की नहीं होनी चाहिए। जैसे इन्होंने कहा कि शिक्षा को केवल पुस्तकीय नहीं होना चाहिए। पुस्तकीय की शिक्षा का मतलब होता है कि किताब पढ़ लेना, किताब की चीज़ों को रट लेना, लेकिन उसका किसी भी प्रकार का उपयोग न कर पाना, तो इसकी ये विरोधी थी। इन्होंने कहा कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए, जीवन कौशल के लिए उपयोगी होनी चाहिए, जीवन में विभिन्न प्रकार के स्किल डेवलप होने चाहिए इससे।
बालकों या बालिकाओं के अंदर नैतिकता का विकास होना चाहिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने वाली होनी चाहिए, यानी उनके अंदर आत्मनिर्भरता का विकास होना चाहिए। तो इस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए छात्र छात्राओं में स्वच्छता, स्वास्थ्य बोध, श्रम मूल्य और सामाजिक उत्तरदायित्व पर बल देना चाहिए, यानी उनको ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जिसमें उनको स्वच्छता के बारे में सिखाया जाए, शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में सिखाया जाए, श्रम के मूल्यों के बारे में सिखाया जाए, मेहनत का क्या महत्व होता है, मेहनत करने से क्या होता है, ये सारी चीज़ें सिखाया जाए। उनको मेहनती बनाया जाए, आलसी न बनाया जाए, उनको विभिन्न प्रकार के जो है कार्य कराए जाए, जो जिससे क्या हो कि उनके अंदर विभिन्न प्रकार के कौशल विकसित हों। और ऐसा बनाना चाहिए उनका कि उनको समाज के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए, अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति उनके अंदर उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना चाहिए। चौथी चीज थी इनकी नैतिक और मानवीय मूल्यों की शिक्षा दी जानी, यानी विद्यालयों में बच्चों को पढ़ाते समय, शिक्षा प्रदान करते समय उनके अंदर नैतिकता और मानवीय मूल्यों को भी विकसित किया जाना चाहिए, उसकी भी शिक्षा दी जानी चाहिए। जैसे उनके अंदर करुणा, समानता, सह अस्तित्व और मानवीय गरिमा, ये सारी चीज़ों को विकसित करना चाहिए और इनको शिक्षा का मूल स्तंभ मानकर बालकों को और बालिकाओं को प्रदान किया जाना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए विधवा पुनर्वास, बाल विवाह, अंधविश्वास के विरोध में शिक्षण आंदोलन चलाया जाना चाहिए। इन्होंने इस तरीके के कार्य अपने जीवन काल में, अपने शैक्षिक काल में किए थे। इन्होंने विधवा पुनर्वास को बढ़ावा देने की बात कही, उनको सहायता दी, बाल विवाह पर उन्होंने रोक लगाने की बात कही, इसका विरोध किया और विभिन्न प्रकार के अंधविश्वासों का विरोध किया और इसके खिलाफ उन्होंने समाज में बहुत सारे सामाजिक आंदोलनों में भी भागीदारी की। तो इस तरीके से इन्होंने शिक्षा व्यवस्था में इन सारी चीज़ों को शामिल करने की बात कही। इसके बाद शिक्षक की सामाजिक भूमिका होनी चाहिए, यानी शिक्षक केवल बच्चों को क्लास में किताबों को पढ़ाने वाला नहीं होना चाहिए, विषय का विशेषज्ञ नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके अंदर सामाजिकता का भी जो है विकास होना चाहिए, सामाजिकता उसके अंदर होनी चाहिए। जैसे देखिए, शिक्षक केवल विषय विशेषज्ञ नहीं होना चाहिए, बल्कि वह समाज परिवर्तन का वाहक होना चाहिए। समाज में किस तरीके से बदलाव आएगा, अपने क्लास के बच्चों को किस तरीके से सामाजिक बनाया जाएगा, उनके अंदर सामाजिकता का विकास किया जाएगा, कैसे समाज में रहना है, कैसे लोगों से बोलना है, कैसे किसके साथ व्यवहार करना है, ये सारी चीज़ें भी क्लास में बच्चों को टीचर के द्वारा ही सिखाई जानी चाहिए। जैसे विभिन्न प्रकार के सामाजिक विरोध और अपमान सहते हुए भी अध्यापन जारी रखना, जैसे इनके जीवन काल में भी हुआ था। उन्होंने विभिन्न प्रकार के सामाजिक विरोधों को सहा था, इन सारी चीज़ों को अपने ऊपर झेला था, फिर भी उन्होंने इस कार्य को जारी रखा। ऐसा ना हो कि टीचर को कोई कह दे कि इन दलितों के बच्चों को, अति पिछड़े वर्ग के बच्चों को पढ़ाने से आपका अपमान होगा, आप उच्च वर्ग के हो। तो इस तरीके की चीज़ों को उनको नहीं मानना चाहिए और इन सारी चीज़ों को गलत ठहराते हुए अपना जो मूल उद्देश्य है, मूल कार्य है, बच्चों को शिक्षा देना, उसको अच्छे तरीके से देना चाहिए। सावित्रीबाई फुले का जो शैक्षिक दर्शन है, इसका देखिए आज के जीवन में, वर्तमान शिक्षा दर्शन में, यानी समकालीन शिक्षा में, कंटेम्प्रारी कंटेक्स्ट में कितना महत्वपूर्ण योगदान है, इसके क्या महत्व है। जैसे कौन कौन से क्षेत्र में, तो देखिए क्षेत्र हो गया, समकालीन प्रासंगिकता हो गई और आज का उदाहरण। इसको 3 तरह के कॉलम में बांटकर इस तरीके से देख लेंगे तो हमको सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। जैसे पहला क्षेत्र है बालिका शिक्षा के क्षेत्र में, इसके द्वारा जो दी गई शिक्षा दर्शन है उसका क्या है, तो लैंगिक समानता को बल देती है, यानी इसके द्वारा लैंगिकता का जो है समान रूप से सबको प्रदान किए जाने, लैंगिकता का विरोध करने की इनके अंदर, यानी ये कह रही हैं कि लैंगिकता किसी भी प्रकार की अड़चन के रूप में नहीं होनी चाहिए, यानी महिला पुरुष इस प्रकार का किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कन्या छात्रवृत्ति योजनाएं जो है, इस तरह की जो शैक्षिक दर्शन है इनका, इसके उदाहरण के रूप में देखे जाते हैं। समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने वंचित वर्गों की भागीदारी की थी, यानी इन्होंने कहा जो वंचित वर्ग हैं, जो वंचित वर्ग के बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनको क्या किया जाए, समान प्रकार की शिक्षा दी जाए, उनके साथ समावेशी व्यवहार किया जाए। तो इसका उदाहरण राइट टू एजुकेशन एक्ट जो सरकार के द्वारा लाया गया,
SC, ST, OBC छात्र छात्राओं को जो छात्रवृत्तियां दी जाती हैं सरकार की तरफ से, ये इन्हीं के उदाहरण के रूप में देखे जा सकते हैं। मूल्य शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने संवैधानिक और मानवीय मूल्यों को महत्व दिया था, और ये आज की शिक्षा व्यवस्था में भी देखने को मिलते हैं। विद्यालयों में वैल्यू एजुकेशन, लाइफ स्किल्स सिखाई जाती हैं, बच्चों में उनको डेवलप किया जाता है। शिक्षक की भूमिका के रूप में शिक्षक में इन्होंने सामाजिक संवेदनशीलता का होने की बात कही थी, और इसके लिए इन्होंने जो कुछ भी कहा था, आजकल के बहुत सारे शिक्षक में इन सारी चीज़ों को देखने को हमको मिलता है। तो यानी उनके अंदर सामाजिक संवेदनशीलता। इसके लिए शिक्षक प्रशिक्षण में इंक्लूसिव पेडागॉजी जो है छात्रों को सिखाई जाती है, उनको बताई जाती है। आप लोग बीएड जब करेंगे या बीटीसी करेंगे तो उसमें आपको समावेशी शिक्षा का एक टॉपिक जो है पढ़ाया जाता है, और उसमें इन सारी चीज़ों के बारे में ही आपको अच्छे तरीके से बताया जाता है। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में इन्होंने आत्मनिर्भरता और नेतृत्व की बात कही थी, तो उसके उदाहरण के रूप में आजकल देखिए अपने देश में विभिन्न प्रकार के महिला स्वयं सहायता समूह और स्किल इंडिया जैसे जो योजनाएं हैं सरकार के द्वारा चलाई जाती। तो इस तरीके से इनका जो शिक्षा दर्शन है आज की समकालीन शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अब देखिए इनकी शिक्षा दर्शन की कुछ आलोचना भी की जा सकती है। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो पूरी तरह से 100% हर जगह सही साबित नहीं होती, उसमें कुछ थोड़ी बहुत कमियां होती हैं, तो उन्हीं के आधार पर इनका जो है कहीं कहीं आलोचना भी देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। तो उसी प्रकार से इनका जो है आलोचनात्मक मूल्यांकन हम करेंगे तो इनकी शिक्षा दर्शन की सकारात्मक पक्षों को देखेंगे और नकारात्मक पक्षों। तो सकारात्मक पक्ष में जैसे क्या है कि इन्होंने शिक्षा को सामाजिक क्रांति का औजार के रूप में बताया, यानी शिक्षा समाज में क्रांति लाने का एक महत्वपूर्ण टूल्स है, औजार है। इसके द्वारा ही समाज में बदलाव लाया जा सकता है। स्त्री शिक्षा और समता की ठोस नींव इनके द्वारा रखी गई। जैसा कि मैंने शुरुआत में आप लोगों को बताया कि अपनी देश में स्त्री शिक्षा की, पिछड़े वर्गों की शिक्षा की, अति पिछड़े दलितों की शिक्षा की अग्रदूत के रूप में इन्होंने जा रहा है, और इन्होंने ही इसकी नींव अपने देश में रखी। इनकी कुछ सीमाएं थी, कुछ लिमिटेशंस, और ये लिमिटेशंस किस आधार पर है? काल के संदर्भ में, यानी ये जिस काल में थी उस काल में बहुत ज़्यादा अंधविश्वास थे, बहुत ज़्यादा कुरीतियाँ थी समाज में, बहुत ज़्यादा जाति पाति का भेदभाव, लैंगिक भेदभाव बहुत ज़्यादा था, तो जिसके वजह से उस समय इन सारी समस्याएं देखने को मिलती। और उस काल में, उस समय में संसाधनों का भी बहुत ज़्यादा अभाव था। तो देखिए संसाधनों की कमी और सामाजिक प्रतिरोध के कारण व्यापक विस्तार जो है तत्काल संभव न हो सके, यानी उस समय बहुत सारी लिमिटेशंस थी, बहुत सारी कमियां थी, जिसके वजह से शिक्षा व्यवस्था जो है सभी वर्गों तक नहीं पहुंच सकी, और समाज में बहुत सारे प्रतिरोध थे, जिसके वजह से भी उस तरह की समस्याएं उस काल में देखने को मिलती थी। फिर भी जो है उनके विचार आज संवैधानिक मूल्यों और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG 4 जो कहा जाता है, उसके आधार पर क्वालिटी एजुकेशन से सीधे जुड़ा हुआ है। यानी बहुत सारी अड़चनें आजकल भी देखने को मिलती हैं समाज में, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सामाजिक प्रतिरोध, विरोध, भेदभाव, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। आप लोग न्यूज़पेपर में देखते होंगे कि किसी किसी राज्य में देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है कि दलितों के बच्चों को टीचर के द्वारा प्रताड़ित किया गया, उन्हें मारा पीटा गया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। तो ये जो है चीज़ें आज भी देखने को मिलती, लेकिन पहले जो था ये बहुत ज़्यादा था, जिसके वजह से उस काल में इन लोगों को शिक्षा व्यवस्था से पूरी तरीके से जोड़ना संभव नहीं था। लेकिन फिर भी इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयास किया, और इसमें उनके पति जो ज्योतिबा राव फूले थे उन्होंने भी बहुत मदद किया। और फिर बाद में जब अंग्रेजी सरकार से इनका जुड़ाव हुआ, अंग्रेजों से द्वारा भी इनको काफ़ी मदद दी गई। अब देखिए इन सारी चीज़ों का कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है। कंक्लूजन के रूप में हम देखते हैं कि जो सावित्रीबाई फूले का ये शैक्षिक दर्शन है, आज की शिक्षा में समावेशी, समानतामूलक और मूल्य आधारित शिक्षा का एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक है। समकालीन भारत में लैंगिक न्याय, सामाजिक समरसता और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए उनके विचार न केवल प्रासंगिक हैं बल्कि अनिवार्य भी हैं। यानी इनके जो शैक्षिक विचार हैं, अगर आज की शिक्षा व्यवस्था में लागू किया जाए, इसको अपनाया जाए, तो यह समावेशी शिक्षा को बेहतर तरीके से अपने देश में विकसित करने, अपनाए जाने में महत्वपूर्ण भूमिका, योगदान दे सकता है। समाज में विभिन्न प्रकार के जो भेदभाव हैं उनको दूर कर सकता है,
सामाजिक समरसता ला सकता है, लैंगिक समानता ला सकता है और विभिन्न प्रकार की जो कुरीतियां हैं, अंधविश्वास हैं, उनको शिक्षा के माध्यम से दूर करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आज की क्लास में हम लोगों ने महात्मा ज्योतिबा फुले की जो पत्नी थी सावित्री बाई फुले, जिनको अपने देश में महत्वपूर्ण समाज सेविका सुधारिका के बारे में के रूप में जाना जाता है, उनका हम लोगों ने शिक्षा दर्शन बेहतर तरीके से विभिन्न प्रकार के उदाहरणों के साथ अच्छे तरीके से समझने का प्रयास किया। और मैंने आप लोगों को इन सारी चीज़ों को अपने तरीके से समझाने का भी पूरा प्रयास किया और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ भी गई हों और आप लोग इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से नोट्स के रूप में लिख लेंगे, जिससे क्या हो कि आपको बाद में इन सारी चीज़ों को रिवाइज करने में आसानी हो। ठीक है, तो आप लोगों ने देखिए मेरी इस क्लास में अपने आप को इतने देर तक इतने धैर्यपूर्वक बनाए रखा, इसके लिए भी आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट रहा करे क्लास के दौरान या क्लास में बाद में पढ़ते समय, तो आप लोग बिना हिचक के कमेंट कर दिया करिए। मैं आपके कमेंट को पढ़कर जो भी आपका उत्तर होगा, जो भी डाउट होगा, उसको क्लियर करने का पूरा प्रयास करूँगा। ठीक है, तो आप लोग इन सारी चीज़ों को ध्यानपूर्वक देखा करिए, अपने दोस्तों को भी बताया करिए। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं किसी अन्य शैक्षिक दार्शनिक के बारे में, जिसमें हम लोगों को अभी जिद्दू कृष्णमूर्ति और कुछ और महत्वपूर्ण जो शैक्षिक दार्शनिक हैं उनके बारे में पढ़ना है। और ये सब जो है अपने देश के महत्वपूर्ण शैक्षिक विचारक हैं, इनको अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो आपके बीएड में भी ये लोग मिल जाते हैं और एमएड में भी मिलते हैं, यूजीसी नेट में भी मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।